आज का जो टॉपिक है वो आपका है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। मैं आपके पास पीडीएफ शेयर करती हूँ। पीडीएफ शो हो रही है ना आपको? यस मैम। ओके। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? जो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें क्या ऐड किया जाता है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इजिली वेपर्स में। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जो इजिली कन्वर्ट नहीं होते वेपर्स में। तो यहाँ पे आपके पास जो वेपर प्रेशर होगा वो आपके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा देन द प्योर सॉल्वेंट से। तो ये वो हमारे पास डिपेंड नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती कि किस टाइप का नेचर है आपके पास सोल्यूट का। वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उसको आप क्या कहते हो? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग non volatile solutes exhibit certain characteristics properties which do not depend upon nature of solute but depend upon the number of particles of the solute present in solution. These are called qualitative properties. तो हमारे पास qualitative properties 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है हमारे पास relative lowering of vapor pressure, सेकेंड होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, थर्ड होता है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ होता है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उसमें आपके पास एक बीकर है, इसमें आपके पास प्योर सॉल्वेंट है। इसका जो वेपर प्रेशर है वो आपके पास वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट, प्योर सॉल्वेंट। इसमें हमने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाएगा देन किससे? प्योर सॉल्वेंट से। तो आपके पास सॉल्यूशन को आप किससे डिनोट करोगे? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट किसके इक्वल हो जाता है? सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होता है? पी एस। ओके, तो हमारे पास जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये होगा आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो अब इसको डिवाइड जब आप करवा दोगे पी नॉट माइनस पी एस को डिवाइड किससे करवा दोगे? पी नॉट प्योर सॉल्वेंट से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हम अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं जिसमें आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेते हो, तो उसमें जो आपके पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है वो किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक्स वन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देते हैं, पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स वन। दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा दो वन से। अब आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट का होता है वो किसके इक्वल होता है? वन के। तो वन माइनस एक्स वन किसके इक्वल आ गया? एक्स टू के। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस बाई में पी नॉट इक्वल टू एक्स टू। और x2 को आप नंबर ऑफ मोल्स में पार्टिकल्स में कैसे लिख सकते हो? n2 मोल फ्रैक्शन में n1 प्लस n2। तो n1 और n2 क्या नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास? जो n1 है वो सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, n2 है वो सोल्यूट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है आपके पास सॉल्यूशन का वो क्या कंटेन करता है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के इक्वल है इन द सॉल्यूशन।
तो हमने यही तो कहा था, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। समझ आया आपको यहां तक? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने कंसीडर करा था एक डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड किया था इन द सॉल्वेंट में। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास सॉल्यूशन किसका, वेपर का। तो आपके पास एक ऐसा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट है सॉल्यूशन से इनटू वेपर, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे। तो केमिकल पोटेंशियल है जो सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U1 से। केमिकल पोटेंशियल हो गया सॉल्वेंट का, ये लिक्विड की फॉर्म में होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्वेंट के ही केमिकल पोटेंशियल के इक्वल होगा, पर इट इन वेपर फेस। तो वो किसके इक्वल होगा, U1V। आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, Du1L इक्वल टू Du1V। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन के लिए केमिकल पोटेंशियल है जो सॉल्वेंट का, वो क्या होता है, U1L इक्वल टू U1 नॉट L प्लस RT ln x1। ये इक्वेशन होती है। इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x1, और टेम्परेचर और प्रेशर वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, Du1L इक्वल टू, ये वाला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, RT ln x1। तो इसको कैसे लिख दोगे, DT dx1 में x1। तो Du1L और dx1 क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास, तो ये इक्वल आ गया RT में x1। इसको आप फोर्थ इक्वेशन दे, ठीक है। इसके बाद जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट है इन द सॉल्यूशन, वो डिपेंड्स किस पे करता है, टेम्परेचर पे भी, प्रेशर पे भी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। U1L है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, प्रेशर का और x1 का। तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्मॉल चेंज करते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, D1UL इक्वल टू Du1 DTL, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट, ऐसे DT प्लस Du1L DP T, टेम्परेचर कांस्टेंट, x1 कांस्टेंट, DP। फिर प्लस का आपके पास आ जाएगा Du1L DP dx1, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट dx1। अब आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो आपके पास क्या टर्म आएगी, D1UL इक्वल टू कल U1L कल x1, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट dx1। अब जो फोर्थ इक्वेशन आई थी और ये सिक्स्थ इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर कर लो। वहां से आपके पास इसकी वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी इसकी, इनटू में dx1। यहां तक समझ में आया आपको? यस मैम। उसके बाद जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट है इन वेपर फेस में, उसका फंक्शन क्या होगा, खाली आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि वेपर फेस हमारे कम हो गए ना और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद, तो x1 पे डिपेंड नहीं होगा आपके पास। फिर इसका स्मॉल चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
कर्ल U1V कर्ल T प्रेशर कांस्टेंट dt प्लस कर्ल U1V कर्ल P टेम्परेचर कांस्टेंट dP। ठीक है, फिर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपके पास कौन सी इक्वेशन जीरो, ये वाली इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ल 1V डिवाइड बाय कर्ल P इंटू में dP टेम्परेचर कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स ने एक रिलेशन दिया था आपके पास, कर्ल U1V बाय कर्ल P टेम्परेचर कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, V1 बार के। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, कर्ल U1V इक्वल हो जाएगा आपके पास V1 बार dP। फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपके पास V1 बार को आप क्या लिख सकते हो, V1 मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या होता है, PV इक्वल टू RT। तो V1 क्या हो जाएगा यहां से, RT बाय P1, V1 इक्वल टू RT, तो RT बाय P1 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 9 आपके पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन कर्ल U1V इक्वल टू RT बाय P1 dP, ये होगी आपके पास 10th इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम में आपके पास प्रेजेंट हो तो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास केमिकल पोटेंशियल लिक्विड फेस का हो और केमिकल पोटेंशियल आपका वेपर फेस का हो, वो इक्वल हो जाता है। तो आपके पास लिक्विड की क्या आई थी, RT dx1 बाय में x1, और आपके पास वेपर की क्या आई थी, RT dP बाय में P1। RT से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इक्वेशन आई dx1 बाय में x1 इक्वल टू dP बाय में P1। तो x2 और x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है। तो आपको पता है कि x1 प्लस x2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो x1 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस x2 के इक्वल। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx1 किसके इक्वल आ गया, माइनस dx2 के। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, dx1 की जगह क्या पुट करोगे, dx2। तो पुट करिए इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, dp बाय में P1 इक्वल टू dx1 बाय में x1 इक्वल टू माइनस का dx2, dx1 की जगह और x1 की जगह लिख दोगे 1 माइनस x2। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, ये है आपके पास प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का आपके पास आ गया। ये आपके पास x2 से 0 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट किया तो आपके पास आया ये ln1 P1 बाय P1 नॉट इक्वल टू ln1 माइनस x2। दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो ln कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आएगी P1 बाय में P1 नॉट इक्वल टू 1 माइनस x2। ठीक है, अब 1 को आप ले लोगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास इक्वेशन आएगी 1 माइनस P1 बाय में P1 नॉट इक्वल टू x2। तो ये हो गया P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू x2। तो यहां से आपने फाइंड आउट कर लिया कि जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो x2 को आप कैसे लिख सकते हो, n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। यहां तक आपको समझ में आया। Yes, ma'am. उसके बाद है आपके पास डिटर्मिनेशन करना, आपको मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपके पास जो ये इक्वेशन आई थी इसमें P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। अब हमने W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व करा है W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। M2 क्या है, क्योंकि आप N2 को क्या लिखते हो, W2 बाय में M2। तो W2 क्या है यहाँ पे आपके पास, ग्राम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट।
M1 क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और X1 क्या सॉरी W1 क्या हो जाएगा, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो N1 को आप लिखोगे W1 बाय में M1, और N2 को क्या लिखोगे, W2 बाय में M2। तो यहाँ पे आप पुट करो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P नॉट बाय में PS डिवाइड बाय P नॉट। तो आपके पास जो N2 है वो वेरी वेरी लेस देन किससे है, N1 से है। तो हम N2 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू N1। तो किसके इक्वल आ गया, N2 बाय में N1। तो यहां से इक्वेशन आ गई W2 बाय में M2, ये हो गया W1 बाय में M1। ठीक है, तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आपके पास W2 M1 डिवाइड बाय W1 P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट। तो जो W1 W हमें पता चल जाए तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। मोलिकुलर मास है जो हमारे पास सोल्यूट का, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहां तक आपको? यस मैम। ओके, फिर आपके पास टॉपिक है नेक्स्ट आपके पास, एक्सपेरिमेंटल से हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट आपके पास स्टैटिक मेथड, जिसमें आप डिफरेंशियल क्या लेते हो, मैनोमीटर मेथड। वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या लेते हो, मैनोमीटर। आपने डायरेक्टली मेजर करना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर से आप यूज कर सकते हो। वन लिम्ब को, जो मैनोमीटर है आपके पास, उसको आपने एक को सॉल्वेंट से डिनोट कर दिया, एक को सॉल्यूशन से कनेक्ट कर दिया। वन लिम्ब मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू सॉल्यूशन, और अदर को आपने कनेक्ट कर दिया सॉल्वेंट से। मैनोमीटर है जो लिक्विड का, वो लो डेंसिटी और लो वोलेटिलिटी का है। तो जो डिफरेंस होगा आपके पास वेपर प्रेशर का, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो डिफरेंस इन ए लेवल ऑफ इंडिकेटर लिक्विड इन द टू आर्म्स। जो टैप्स T1 और T2 है वो आप ओपन करोगे, और एयर इन द apparatus रिमूव्ड कनेक्टिंग द वैक्यूम पंप। सबसे पहले क्या है, आपके पास यहाँ से एयर से पास आउट होएगी, T1 और T2 का आप ऑन कर दोगे, तो जो ये वाटर का जो लेवल होगा आपके पास लिक्विड का, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपके पास, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेस। ठीक है, ये है आपके पास मैनोमीटर। एक को कनेक्ट कर दिया आपने सॉल्वेंट से, जिसका आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर P नॉट। एक को सॉल्यूशन से कर दिया, उसका क्या वेपर प्रेशर है, PS। अब इन दोनों का जो लिक्विड का लेवल होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो हमारे पास क्या फाइंड आउट करेगा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ आया ये वाला प्रेटेस आपको? यस मैम। उसके बाद है ओस्टब्लाड एंड वॉकर मेथड, उसको कहते हैं डायमिक मेथड भी या ट्रांसपिरेशन मेथड भी। इसमें हम 3 पार्ट्स तो सॉल्वेंट के लेंगे और 3 पार्ट्स किसके लेंगे, सॉल्यूशन के। ये हमने सॉल्वेंट के ले लिए, ये हमने सॉल्यूशन के ले लिए। जो इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओस्टब्लाड और वाकर प्रोसेस है जो हमारे पास, उसमें फिक्स वॉल्यूम हम लेते हैं, ड्राई एयर पास आउट करवाएंगे, तो वो कंटेनिंग सॉल्यूशन थ्रो ए प्योर सॉल्वेंट, और फाइनली एब्जॉर्बेंट क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड जो हमने लिया वो एब्जॉर्ब करेगा एक्वस सॉल्यूशन को। ठीक है, तो जो अबो डायग्राम है हमारे पास, वही पॉइंट इसमें बता रखे, देखें। ओस्टब्लाड एंड वॉकर मेथड, ए स्ट्रीम ऑफ फिक्स volume of a dry air is passed through a series of bulb containing solution and through a pure solvent. Finally, absorbent जो करेगा absorbed, वो vapor of the solvent with aqueous solution. तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है आपके पास यहाँ पे, एब्जॉर्बेंट का बिहेव रोल करेगा।
जो आपके पास डायग्राम में शो किया गया है उसमें जो आपके पास शोन इन द अबोव डायग्राम, तो ड्राई एयर इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, becomes saturated up to the vapor pressure of the solution. The loss of vapors from bulb is determined by weighing bulb before and after the air has passed through them. तो जो लॉस होगा वेट आपके पास वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के। तो डेल्टा W1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? PS के, जो वेपर प्रेशर आपके पास सॉल्यूशन का होता है। तो जो सैंपल है आपके पास एयर already saturated with the vapor pressure of a solvent up to the pressure P is then passed through the solvent. पहले सॉल्यूशन में होगा वेपर प्रेशर, फिर आपके पास वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से अप टू द प्रीवेट सॉल्वेंट बल्ब में होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का आपको ये पता है वेपर प्रेशर ग्रेटर देन होता है किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो एयर सैंपल विल बी टेक some more vapor from pure solvent and is saturated up to the pressure P naught. तो बल्ब को हम अगेन ऐसे ही ऑब्टेन लॉस इन मास हो जाएगा, तो डेल्टा W2 क्या हो जाएगा आपके पास? P नॉट माइनस PS। जो वेट आपके पास सॉल्वेंट सोल्यूट का होगा वो आपके पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? प्रेशर आपका प्योर सॉल्वेंट का, उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो फाइनली एयर आपके पास पास आउट हुई है थ्रू ए सेटअप ऑफ वे ओपन यू ट्यूब कंटेनिंग एब्जॉर्बेंट फॉर सॉल्वेंट वेपर, तो उसमें आपके पास मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है यू ट्यूब में, डिटरमाइन एंड विल कम कोरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा VW, delta W1 plus delta W2, that is vapor pressure required to saturate air to P naught. तो P naught minus PS ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? डेल्टा W2 वेट ऑफ द सॉल्यूट, और टोटल हमारे पास जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो किसके इक्वल हो गया? P नॉट के। तो हम कैसे लिख सकते हैं? लॉस इन मास ऑफ द सॉल्वेंट बल्ब्स और गेन इन मास ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेकन, कितना हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये आपके दो मेथड है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ आया ये? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके।